सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग जैसे कि आपसे मैंने वादा किया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ने आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। ये वाले क्वेश्चन तक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। इस वीडियो में हम इसी पेपर को आगे सॉल्व करेंगे और इसके सेक्शन डी वाले पार्ट में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से ही कोडिंग वाला सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, ई वाले क्वेश्चन पे स्टार्ट हम लोग बाकी तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय डिफरेंस। बच्चों ये देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं थोड़ा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय डिफरेंस क्या होता है। ठीक है बच्चों, सपोज करिए आपके पास एक सम नाम का मेथड है। ठीक है बच्चों, जिसमें कि x और y वाली वैल्यू आप पास करोगे और ये सम वाला जो मेथड है बच्चों, ये आपको रिटर्न करेगा। अच्छा, x में मैं वैल्यू अपडेट करके 5 कर दे रहा हूँ और y में वैल्यू अपडेट करके 3 कर दे रहा हूँ और ये मुझे रिटर्न करेगा x प्लस y। ठीक है, ये बस मैंने अभी मेथड बना लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं मेन मेथड के अंदर void मैं मेन मेथड के अंदर जब इस सम को कॉल करूंगा, जब मैं इस सम को कॉल करूंगा, इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सम फंक्शन को, तो मैंने यहाँ पे पास किया है बच्चों, मान लीजिए सपोज 10 और 21। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास किया क्या बच्चों, 10 एंड 21। ठीक है, और ये 10 वाली वैल्यू किसी वेरिएबल a में है और ये अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, और ये b वाले 21 में। ठीक है, तो वैल्यू ना लिख के हम उनके वेरिएबल्स को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ना लिख के हम उनके वेरिएबल्स को भी भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे a भेज देता हूँ, यहाँ पे b भेज देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों देखिए, ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था मैंने बना लिया, जिसमें मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल है a और b। a में वैल्यू है 10, b में वैल्यू है 21। और ये मेथड, और फिर उसके बाद इस सम वाले फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। पहले भेज दिया मैंने वैल्यू a की, दूसरे वाले वैल्यू भेज दिया b की। तो होना तो ये चाहिए कि बच्चों कि जो दो वैल्यू भेजी मुझे ये इसका सम देके रिटर्न कर दे। ठीक है, तो होगा यही। बट देखिए, हम यहाँ पे आपको फंक्शन कैसे वर्क करता है ये नहीं समझा है। हमको ये समझाना है कि फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कॉल बाय वैल्यू और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो जब कॉल बाय वैल्यू से आप फंक्शन को कॉल करते हो, जब आप कॉल बाय वैल्यू से आप फंक्शन को कॉल करते हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने जो फंक्शन कॉल किया है वो कॉल बाय वैल्यू से कॉल किया है। कैसे कॉल किया है, कैसे पता चलेगा ये कॉल बाय वैल्यू है? कॉल बाय वैल्यू कैसे पता चलेगा कि मैंने फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से कॉल किया है? क्योंकि जब मैंने जो दो वैल्यू पास की हैं, इनको बोलते हैं बच्चों एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर, मैंने जो ये दो वैल्यू इनमें पास की है, सुनिए, ये जो मैंने दो वैल्यू इनमें पास की है, ये फंक्शन में जब गई होंगी तो x के अंदर a वाली वैल्यू आई होगी और y के अंदर b वाली वैल्यू आई होगी। ये बात तो सही है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, मैंने x की वैल्यू अपडेट कर दी 5 और y की वैल्यू अपडेट करके कर दी 3। ठीक है, तो आप एक बात समझिए कि देखिए, x में वैल्यू किसकी आई थी, a की आई थी ना बच्चों, और y में वैल्यू किसकी आई थी, b की आई थी। लेकिन जब मैं इस फंक्शन के अंदर x को चेंज कर दे रहा हूँ 5 में और y को चेंज कर दे रहा हूँ 3 में, तो इनकी एक्चुअल वाले जहां से ये वैल्यू आई थी उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जहां से ये वैल्यू आई थी इस a b में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब ऐसा कॉलिंग होता है फंक्शन का कि फंक्शन की जो दो वैल्यू पास की जाए, जिनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, वो जो दो वैल्यू पास की जाए, अगर उनमें वैल्यू में कोई छेड़छाड़ किया जाए या फिर मैनिपुलेशन किया जाए तो उनकी एक्चुअल वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो, तब उस टाइप के फंक्शन कॉल को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखिए होता ये क्या कि जब आप कॉल बाय वैल्यू से किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना, तो आप जो दो वैल्यू पास करते हो उसकी एक कॉपी जाती है फंक्शन के अंदर, उसकी एक कॉपी जाती है फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया a और ये वैल्यू पास किया b, तो सपोज कर लीजिए मेरे पास यहाँ पे a b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। अब इसमें a और यहाँ पे मैं वेरिएबल दो और बना लेता हूँ, ये है मेरा x और ये है मेरा y। ठीक है बच्चों, देखिए
इसमें a में स्टार्टिंग में वैल्यू है 10 और इसमें है 21। जब आप फंक्शन कॉल किए यहाँ पे, जब आपने फंक्शन को कॉल कर दिया बच्चों, तो ये a वाली वैल्यू की कॉपी, इस a वाली वैल्यू की कॉपी इसके अंदर जाएगी। क्या जाएगी? कॉपी, कॉपी जाएगी। और इस b वाले की कॉपी इसमें जाएगी, एक्स वाई वाले में। तो a एक्चुअल वाला नहीं गया बच्चों, इसकी एक कॉपी बन के x में चली गई, ठीक है। अब x में वैल्यू 21 आ गई, b में वैल्यू 20 और y में वैल्यू 21 आ गई। अब आप ये सोचिए बच्चों कि ये नहीं गया, इसकी क्या गई? कॉपी गई, कॉपी गई। तो एक बात समझिए, अगर मैं इसके साथ कुछ भी करूंगा तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज ये नहीं गया था, इसकी कॉपी गई थी। समझ में आया? ठीक। इसका सबसे अच्छा, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और आपने उसको एक बुक दी है लेमिनेशन कराने के लिए, ठीक है। तो वो उस बुक का लेमिनेशन कराने की जगह उसी बुक की एक कॉपी का लेमिनेशन करा के अगर वो आपको वापस कर देगा, तो क्या आपको पता चलेगा कि आपने जो उसको बुक दी थी क्या वही लेमिनेट हुई है कि कोई और बुक लेमिनेट हुई है? नहीं पता चलेगा ना बच्चों। बिकॉज जो सेकंड पर्सन था, जो मेरा फंक्शन था, उसने आपने जो पास किया उस पे काम ना करके उसने एक कॉपी बना के उस पे काम करके मुझे वैल्यू रिटर्न कर दी। समझ में आए? तो इस टाइप के कॉल बाय वैल्यू को, सॉरी, इस टाइप के फंक्शन कॉलिंग को बोलते हैं बच्चों कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। आप देखिए, नोट करने वाली बात ये है ना बच्चों कि कॉल बाय वैल्यू में इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर और इन दो वैल्यूज को इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर, सॉरी, कॉल बाय वैल्यू में फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पे एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होता है। ये पॉइंट जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है। ये की पॉइंट है, आप इतना ही लिखोगे कि फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पे एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं होता है, किसमें? कॉल बाय वैल्यू में, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे कि कॉल बाय वैल्यू में ना हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू भेजी जाती है। क्या मैंने बोला बच्चों? कॉल बाय वैल्यू में हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू भेजी जाती है। प्रिमिटिव डेटा टाइप याद है ना बच्चों? इंट, बुलियन, फ्लोट, ये सब टाइप की वैल्यू भेजे जाते थे, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए a भेजा है मैंने, b भेजा है। अच्छा, a का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर होगा। b का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर होगा। तो a b में क्या जाएगा? दो इंटीजर टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आप लिखिए, कॉल बाय वैल्यू में हमेशा प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू भेजी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा कॉल बाय रेफरेंस की, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं थोड़ा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, देखिए बच्चों, कॉल बाय रेफरेंस का क्या होता है कि आप सपोज कर लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, डिस्प्ले, ठीक है। अब ये फंक्शन अपने अंदर क्या ले रहा है? एक एरे ले रहा है, और इस एरे को जब ये डिस्प्ले कराएगा तो उस, क्या कहते हैं, इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एरे लिया है, ये उस एरे को कॉपी ले लेगा उसकी, यहाँ पे दूसरा एक एरे बना लेगा, बी इन जो भी इसका साइज होगा वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इस एरे में हमको लेना, तो हम एक फॉर लूप चला देंगे 0 से लेके साइज तक या फिर लेंथ तक, और इसकी सारी वैल्यूज इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये जो एरे है ना, ये वाला एरे है, इसका अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक सिंपल कर लेते थोड़ा सा, सॉरी हम कुछ नहीं करते, सेम वो फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चेंज। और ये क्या चेंज करेगा? ये इंट ARR लेगा, ठीक है। और कुछ नहीं, बस ये ARR के 0th इंडेक्स पे वैल्यू डाल देगा 24, सॉरी हाँ सेमीकोलन है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ARR के 0th इंडेक्स पे वैल्यू डाल देगा 24, बस यही काम ही करेगा, ठीक है। बहुत इजी सा एग्जांपल है। अब हम देखिए इसको जब void main के अंदर कॉल करेंगे, जब आप void main के अंदर, मतलब मेन मेथड के अंदर जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है,
तो एक बात समझिए, जब आप यहाँ पे पहले से एक एरे बनाओगे, एक एरे बनाओगे AR जिसमें की वैल्यू डाल दीजिए 1 2 3 4 5, ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब इस AR को जब मैं चेंज में पास करूंगा, मैंने यहाँ पे चेंज को कॉल कर लिया, मैंने यहाँ पे चेंज को कॉल कर लिया, ठीक है, तो मैंने इसमें AR भेज दिया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये चेंज, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये फंक्शन के अंदर मैंने AR पास कर दिया। अब ये AR गया यहाँ पे, ठीक, इसमें आ चुका है। अब AR 0 मतलब कि जो आपने AR पास किया उसके 0th इंडेक्स पे 2.4 नहीं है 24 है बच्चों, 24 पास कर, 24 असाइन कर दो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो 24 असाइन हुआ है ना, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे दिखेगा इस एरे में। मतलब कि जैसे अभी ये ARR में 1 2 3 4 है, जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ना, तो मेरे ARR में आ जाएगा वैल्यू 24 2 3 4 5। समझ में आया? जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो मेरे एक्चुअली वाला जो ARR था उसमें ही वैल्यू अपडेट हो गई। समझ में आया बच्चों? देखिए मैंने बताया था ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चेंज किया, जब मैंने फॉर्मल पैरामीटर के अंदर चेंज किया तो मेरे एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज हो गया। ये पॉइंट मैंने उस वाले में बताया था ना कि फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करने पे एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में फॉर एक्चुअल पैरामीटर में चेंज करने पे हमको चेंज दिखता, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, फॉर्मल पैरामीटर पे चेंज करने पे हमें एक्चुअल पैरामीटर में भी चेंज दिखेगा कॉल बाय रेफरेंस में। ये पॉइंट इसमें भी लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कि कॉल बाय रेफरेंस में जो हम डेटा टाइप पास करते हैं ना, वो एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है, वो एक कलर चेंज कर देते हैं, वो एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है बच्चों। क्या होता है? रेफरेंस डेटा टाइप। समझ में आया? उसमें था बच्चों प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये होता है रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। चलिए इसका जरा आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए बच्चों, ठीक है। जो मैंने बताया वही सॉल्यूशन में है, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू द मेथड क्रिएट अ न्यू सेट ऑफ वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर, जिसको बोलते हैं टू कॉपी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है बच्चों। अब कॉल बाय रेफरेंस में, इन कॉल बाय रेफरेंस द रेफरेंस ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज पास्ड, यहां पे बोलेंगे इन कॉल बाय रेफरेंस और रेफरेंस किसका पास होता है? रेफरेंस पास होता है एक्चुअल वाले का, ठीक है। पैरामीटर इज पास्ड इनटू द मेथड, नो न्यू सेट ऑफ वेरिएबल इज क्रिएटेड, मतलब कि कॉपी नहीं बनती है, कॉपी नहीं बनती है इसके अंदर कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, ठीक है। अब देखिए एनी चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर, मतलब कि आप अगर कोई चेंज करते हो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर तो वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज नहीं लाता है। लेकिन अगर हम बात कर ले कॉल बाय रेफरेंस की, तो एनी चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर। अभी हम एरे में, जो मैंने एरे भेजा था उसमें 0th इंडेक्स पे ये फॉर्मल पैरामीटर पे ही ना 0th इंडेक्स पे चेंज कर रहे थे, तो मुझे क्या दिख रहा था कि मेरे एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो चुका है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक। तीसरा क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप आर पास इन कॉल बाय वैल्यू। अभी बताया था बच्चों कि कॉल बाय वैल्यू में हमेशा इंटीजर, फ्लोट ऐसा टाइप की वैल्यू पास होती है। बट अगर बात कर ले कॉल बाय रेफरेंस में, तो इसमें रेफरेंस टाइप पास होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स और एरे, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है यहाँ पे बच्चों? लिखा है math.sqrt और उसके अंदर sqrt एक फंक्शन है और फिर मैथ क्लास का एक फंक्शन लिखा गया है math.maths। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं, अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर कॉमन सेंस भी लगाएं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक क्लास है, ये जो एक क्लास है, ठीक है बच्चों, ये क्लास है। उस क्लास का sqrt जो है, sqrt एक फंक्शन है
और उसके बाद ये अगेन मैथ वाली ये वाली क्लास है और ये मेरा मैक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल सेंस भी लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है ना वो किसी भी दो के बीच में मैक्स निकालने का काम करता होगा, ठीक है। तो 9 और 6 इन दोनों के बीच में मैक्स कौन होगा? ऑफ कोर्स 16 होगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन हमको 16 दे देगा। तो बचा क्या? math.sqrt में क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब थोड़ा सा और जनरल नॉलेज लगा दीजिए या फिर कॉमन सेंस लगाइए कि ये SQRT क्या स्क्वायर रूट के लिए तो है बच्चों, स्क्वायर रूट के लिए तो है। तो ये मैथ क्लास में ये स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। तो इसमें वैल्यू आपने 16 पास करी, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? ऑफ कोर्स 4 होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये तो बहुत आसान था, तुरंत स्कोर करने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? स्ट्रिंग 1 में फिनिक्स है, स्ट्रिंग 2 में आइलैंड है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है बच्चों ये s1 डॉट सबस्ट्रिंग 0 डॉट कॉनकैट s2 डॉट सबस्ट्रिंग 2, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है ताकि आप इसको खुद से सॉल्व कर लो। देखिए जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, ये स्टोर है ना मेरी S0 वाले, ये मेरे स्टोर है 0 में। तो अगर मैं S0 डॉट सब स्ट्रिंग करूं, S0 डॉट सब स्ट्रिंग और इसमें कैरेक्टर की बात करें तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग की बात कर ले बच्चों, इसकी इंडेक्सिंग की बात कर लो तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। अब बस इस एग्जांपल को आप समझ लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एसओ में मेरे हेलो है, मैं चाहता हूँ मेरी जो सबस्ट्रिंग हो वो स्टार्ट कहाँ से हो? मेरी सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो 1 से, तो मैंने ये लिख दिया। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट, मतलब कि ELLO ये वाला पार्ट मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। और जब भी मैं सबस्ट्रिंग लगाऊंगा। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, अरे यार कोई बात नहीं। S1 डॉट सबस्ट्रिंग में हम दो पैरामीटर भेजते थे, एक तो स्टार्ट था और दूसरा होता है एंड, ठीक है। तो इससे पहले वाले मैंने स्टार्ट में वैल्यू भेजी थी 1, तब मेरा आ रहा था ELLO, मेरा स्ट्रिंग था हेलो, इसके इंडेक्सिंग थी 0 1 2 3 4 और ये मेरे S0 में स्टोर था, ठीक है। तो स्टार्ट में मैंने जब वैल्यू 1 भेजी तो ये 1 वाले इंडेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट मुझे रिटर्न करते रहता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड पे 3 पास कर दूं, यहाँ पे एंड पे 3 पास कर दूं तो मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, मतलब ये वाला जो पोर्शन है 1 से लेके 3 वाला तक ही ये सबस्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब पहले ये मुझे मिल रहा था और अगर मैं एंड पास कर दूं तो मुझे 1 2 3 यहाँ तक का इंडेक्सिंग, मतलब कि ELL मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये सबस्ट्रिंग समझ में आया बच्चों? इस सबस्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ स्टार्ट और एंड पास करते हैं, और अगर हम एंड पास नहीं करते हैं तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट देंगे उससे लास्ट तक वो ले लेगा, ठीक है। चलिए इसके बेसिस पे जरा इसको सॉल्व करिए। S1 डॉट सबस्ट्रिंग 0, S1 डॉट सबस्ट्रिंग, S1 क्या है? ये फिनिक्स है, S1 में फिनिक्स है। अब देखिए सबस्ट्रिंग को स्टार्ट किया कहाँ से? 0 से, मतलब कि ये पूरा पूरा फिनिक्स ही आ जाएगा ना, इसके अंदर पूरा पूरा फिनिक्स ही आ जाएगा ना बच्चों। अब अगर फिनिक्स की जरा वो करिए, ये कर लीजिए। तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें बच्चों, इसकी इंडेक्सिंग करें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए बच्चों, 0th एलिमेंट से बोल रहा है सबस्ट्रिंग के लिए। सबस्ट्रिंग के लिए क्या बोल रहा है? S1 डॉट सबस्ट्रिंग 0। तो 0th एलिमेंट से तो यहाँ से लेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही आ जाएगा सबस्ट्रिंग में। अब यहाँ पे लगा है कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड क्या करता है बच्चों? कॉनकैट मेथड क्या करता है? दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग मिलेगी उसमें हम ये वाली स्ट्रिंग को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए S2 डॉट सबस्ट्रिंग 2, सबस्ट्रिंग S2 के अंदर क्या है? आइलैंड है बच्चों। S2 के अंदर क्या है? आइलैंड है। इसकी भी इंडेक्सिंग कर लीजिए। इंडेक्सिंग की बात करती हो जाएगा 0 1 2 3 4 5,
ठीक है बच्चों, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए s2 डॉट सबस्ट्रिंग 2 की बात कर ले बच्चों, s2 डॉट सबस्ट्रिंग 2 की बात कर ले तो इसका सेकंड वाले से मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए, मतलब कि l a and d, ये 4 कैरेक्टर आएंगे। तो मुझे ये क्या रिटर्न कर देगा, मुझे l a and d लैंड रिटर्न कर देगा, और ये पूरा का पूरा फिनिक्स रिटर्न कर देगा। ठीक, ये पूरा का पूरा मुझे फिनिक्स रिटर्न कर देगा, मतलब कि फिनिक्स और लैंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा इसका आउटपुट। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। देखिए इसका आंसर क्या आ गया, फिनिक्स लैंड आया। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया बच्चों, आई होप सो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ये समझ में आएगा तो अच्छी बात है, तुरंत आगे का कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब सेकंड वाले क्या करें, s2 डॉट टू अपर केस। देखिए ये जो मेथड होता है ना, ये किसी भी स्ट्रिंग को उसकी कैपिटलाइज लेटर में कन्वर्ट कर देता है, समझ में, कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर देता है। s2 की वैल्यू क्या है, आइलैंड है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सब कैपिटल में करके दे देगा, I S L A and D, ये मेरा वैल्यू ये रिटर्न करके दे देगा। समझ में आ गया बच्चों? चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करते थोड़ा। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ x is 2, y is 3 and z is 1। ठीक है, हम वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, मेरा एक्सप्रेशन है कि v की आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस माइनस माइनस z प्लस 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 y, कुछ यही एक्सप्रेशन है बच्चों, आसान सा थोड़ा। हाँ, यहाँ पे y और होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। आप लोगों ने पोस्ट और प्रीफिक्स पढ़ा है बच्चों? अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पोस्ट और प्री, प्री में क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं वो पहले होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसका ये हो गया, ये हो गया, और पोस्ट का बात करें तो एग्जांपल ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, देखिए बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, पोस्ट में क्या होता है ना, पोस्ट का एक स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करे फिर अपडेट करे। क्या स्लोगन है बच्चों पोस्ट का, पहले इस्तेमाल करें फिर अपडेट करें, मतलब कि पहले इसकी वैल्यू यूज कर लीजिए उसके बाद अपडेट करिए। ठीक, प्री का क्या है, पहले अपडेट करें फिर इस्तेमाल करें। समझ में आ गया क्या बोला, प्री का क्या स्लोगन है, इसका है पहले अपडेट करें देन उसके बाद यूज करें। इसका स्लोगन है पहले यूज करें फिर अपडेट करें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब ये देखिए, इसको पहले वैल्यू का आपको इस्तेमाल करना है फिर अपडेट करना है। अच्छा, इस पार्ट को जरा हम हटा तो नहीं सकते, तो चलिए बच्चों इसको जरा सॉल्व किया जाए। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, आपको काम आएगा। इसको जल्दी से इरेज करते हैं। चलिए इसको जरा वैल्यू रखते हैं बच्चों। x की वैल्यू सबसे पहले क्या है, x की वैल्यू है हमारी, x की वैल्यू है बच्चों 1 प्लस माइनस माइनस z। देखिए माइनस माइनस z, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में क्या करते हैं पहले बच्चों, पहले अपडेट करें फिर इस्तेमाल करें। तो माइनस माइनस z है तो z की वैल्यू है 1, तो पहले इसको अपडेट करें। ये माइनस माइनस का मतलब होता है 1 वैल्यू घट जाएगी, तो इसकी 1 वैल्यू घटने के बाद हो जाएगी 0। तो मैंने पहले अपडेट कर लिया, अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। प्लस y के साथ कुछ नहीं, तो y की एक्चुअल वैल्यू ले लीजिए, प्लस 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 y है बच्चों, ये प्लस प्लस y है, तो इसमें भी ये भी प्रीफिक्स है, तो पहले अपडेट करें फिर इस्तेमाल करें। तो फिर मेरा ये प्लस प्लस y, मतलब ये था पहले y, इसको अपडेट कर दीजिए, मतलब अब ये हो जाएगा 4 और फिर इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 7 और ये 8, आंसर 8 आ जाएगा। माइनस माइनस 3 y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई बच्चों, z की वैल्यू हो गई y प्लस। ठीक है, क्या x की वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू बच्चों 2 है, x की वैल्यू 2 है बच्चों, सॉरी x की वैल्यू 2 है, तो ये मेरा आंसर आएगा 9। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने वैल्यू भी गलत लिख दी थी, x की वैल्यू 1 है, सॉरी x की वैल्यू एक्चुअल में क्वेश्चन में दी गई है 2, हम लोग ने 1 रख के सॉल्व कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी एरे अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा। पहला क्या क्वेश्चन है, स्ट्रिंग है, ये एरे टाइप का स्ट्रिंग है जिसमें वैल्यू है पहले वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी वैल्यू है एरे के अंदर IoT, तीसरा है मशीन लर्निंग, चौथा है बिग डेटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें एक एरे मिली है जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज है, हम इसके इंडेक्सिंग की बात करें तो ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। अब देखिए हमको क्या पूछा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है, पहला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x3 x इंडेक्स 3 मतलब कि इस एरे के थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कर दो। तो इस एरे के बच्चों थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू तो बिग डेटा होगी, हमें आउटपुट बिग डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x डॉट लेंथ। अच्छा इस एरे का लेंथ क्या होगा बच्चों, इस एरे का बच्चों लेंथ क्या होगा, काउंट करिए मेरे साथ, 1 2 3 4। इस एरे का लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों 4। देखिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, लेंथ काउंट करना तो स्टार्ट हमेशा 1 से होगा। चलिए ठीक है, ये दो क्वेश्चन आसान से थे, जल्दी से कर लेते हैं। अब व्हाट इज मीन बाय पैकेज, इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। पैकेज क्या होता है और इस पे एग्जांपल दीजिए, ठीक है। देखिए हम बताते हैं बच्चों, जैसे पैकेज का सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल की बात करें तो आप सपोज आप ये इमेजिन करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और उसमें आप अब उस सॉफ्टवेयर की डिफरेंट फंक्शनैलिटी किसके अंदर रखते हो आप। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर से उसका नेम लेगा, ठीक है। मान लीजिए यूजर से उसका इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेगा। तो इस यूजर से इनपुट लेने वाला फंक्शन, इसका जो फंक्शन होगा वो इसका फंक्शन बनाओगे, ठीक। अब वो जो वैल्यू यूजर से लिया उसके बेसिस पे यूजर का डेटा प्रिंट करेगा, वो मतलब बताएगा ना कि आपने वैल्यू एंटर की, तो फिर वो डिफाइन करेगा कि हाँ इस नाम का ये यूजर प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप एक डिस्प्ले फंक्शन भी बनाओगे, अच्छा ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर बनाओगे बच्चों, ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर बनाओगे, ये सारे के सारे फंक्शन आप बनाओगे किसी क्लास के ही तो अंदर बनाओगे ना, किसी क्लास के ही अंदर बनाओगे ना, ठीक। अब मेरी बात सुनना, क्लास के अंदर आपने फंक्शन बनाया, ठीक, और इसी क्लास के कॉम्बिनेशन को बोलोगे क्या आप, पैकेज। इसी क्लास के कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे बच्चों आप, पैकेज बोलोगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं, आप लोग ने हमेशा यूज किया स्कैनर क्लास, सबने यूज किया होगा। सिस्टम डॉट आउट स्कैनर क्लास को जब इंपोर्ट करते हो तो क्या लिखते हो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखते हो। तो वो जो स्कैनर वाली क्लास है ना वो यूटिल पैकेज के अंदर है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। हम आपको एक लाइन लिखते हैं, जब ये लिखते हो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये आप सबने ही लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हम सबको पता होगा कि ये एक स्कैनर है, क्लास है, लेकिन ये क्लास किस फोल्डर के अंदर बनी है, ये क्लास किस फोल्डर के अंदर बनी है, ये है उस फोल्डर का नेम, और इस फोल्डर का नाम है यूटिल। तो इस देखिए वो फोल्डर जिसके अंदर सारी क्लासेस का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, पैकेज। समझ में आ गया, तो यूटिल ये पैकेज होता है, ठीक है। हम लोग पैकेज क्यों बनाते हैं बच्चों, हम लोग पैकेज इसलिए बनाते हैं ताकि हम एक से ज्यादा क्लास को अच्छे से कहीं कलेक्ट करके रख सके, ठीक है। अगर आपको पैकेज का डेफिनेशन बोल देना है तो आप ये बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ क्लास इज नोन एज पैकेज, ठीक है। तो चलिए इसका अगर आंसर देख लीजिएगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। चलिए ये लिख लीजिए बच्चों, अ पैकेज जो मैंने समझाया वही लिखा गया है। अ पैकेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ क्लासेस which is included in program as per requirement of program। देखिए स्कैनर क्लास की पैकेज तभी आप जोड़ते हो जब आपको यूजर से वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। अगर आपको यूजर से वैल्यू नहीं लेनी तो क्या आप स्कैनर वाली फाइल जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे, सिंपल सी बात है। बस वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम, कि जब आपको जरूरत पड़ती है
तब आप पैकेज में से क्लासेस को यूज कर लेते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल जावा IO पैकेज इज इंक्लूडेड फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन प्रोग्राम, कि जब भी आपको इनपुट आउटपुट लेना है तो आप इसके हेल्प से भी आप, अच्छा बाय द वे आप लोग हमेशा स्कैनर यूज करते हो, बट हमारे पास एक और ये ऑप्शन है io.package io भी एक पैकेज है जिसके अंदर क्लासेस है जिससे आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो, ठीक। हम हमेशा यूज करते हैं यूटिल पैकेज के अंदर की स्कैनर क्लास, बट हमारे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है इनपुट आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपने सेक्शन डी पे, जो एकदम आसान है, कोई टफ नहीं है। चलिए क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आंसर इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम यूजेस ईच प्रोग्राम शुड बी टेकन वेरिएबल डिस्क्रिप्शन मिनिमम कोड सो दैट द लॉजिक ऑफ ठीक है फ्लो चार्ट एल्गोरिथम नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, डिजाइन अ क्लास नेम शोरूम। हमें क्लास बनाना है जिसका नेम क्या होगा, शोरूम होगा, विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल मतलब कि क्लास वेरिएबल कौन कौन से होंगे, क्लास वेरिएबल कौन कौन से होंगे, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, एक मेरा ये वेरिएबल होगा, एक होगा टू स्टोर द नेम ऑफ कस्टमर, दूसरा होगा लॉन्ग मूवनो, क्या है मूवनो टू स्टोर द मोबाइल नंबर ऑफ कस्टमर, डबल कॉस्ट, डबल डिस्क टू स्टोर द डिस्काउंट अमाउंट, डबल अमाउंट टू स्टोर द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डॉक्यूमेंट। अच्छा ठीक है, ये मतलब इतने हमारे वेरिएबल ही बनेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक। तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि आपने एक क्लास बनाना है, इसको erase कर देते हैं बच्चों। आप बस इतना समझिए कि आपने एक क्लास बनाना है, जिसका होगा नाम शोरूम। आपने एक क्लास बनाना है जिसका नाम होगा बच्चों शोरूम, और उस क्लास के अंदर बच्चों आपको इतने वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, इतने वेरिएबल आपने बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे सबके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं। देखिए डेटा टाइप वहां पे ऑलरेडी दिया है बच्चों, डेटा टाइप सारा मेंशन्ड है, आपको कुछ नहीं करना, सेम वेरिएबल को बस कॉपी करना है। जैसे स्ट्रिंग नेम बना लीजिए, और लॉन्ग मोबाइल नंबर, आपको डेटा टाइप भी दिया है, ठीक है, लॉन्ग मोबाइल नंबर और डबल कॉस्ट, ठीक, ओके, और डबल डिस्क। ये सारे वेरिएबल आप क्लास के अंदर उसको बना लीजिएगा, ठीक है। हम जरा क्वेश्चन के अंदर आगे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि हमको करना क्या है, ठीक। ये सारे वेरिएबल इस क्लास के अंदर बना लीजिएगा। इसका जो प्रोग्राम रहेगा बच्चों, इसका अभी आप थ्योरी वाला पार्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। हम इसके प्रोग्राम वाले पार्ट को, कोडिंग वाले पार्ट को, बेसिकली मतलब जिसमें कोड रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। अभी भी समझ लीजिए, और नेक्स्ट वाले में हम इसको रन करके आपको दिखा देंगे कि एक्चुअली में प्रोग्राम रन कैसे होता है। जैसे कि अभी मैंने बता दिया कि क्लास के अंदर ये मेरे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, उसके बाद अब देखिए वेरिएबल बनाने के बाद हमें बोल रहा है कि हमें 3 मेथड बनाने हैं, ठीक है। जब आप इन सारे वेरिएबल्स को क्लास के अंदर बना लोगे, ठीक, देन उसके बाद आप इन 3 मेथड्स को बनाओगे। क्या मेथड है, शोरूम, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल कंस्ट्रक्टर है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर। अच्छा हमारे पास एक वॉइड इनपुट और वॉइड कैलकुलेट, ठीक। देखिए कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये सारे वेरिएबल्स में वैल्यू को डालेगा, और जो ये वॉइड इनपुट वाला मेथड है ये क्या करेगा, टू इनपुट द कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट, ठीक है। अब देन उसके बाद ये वॉइड कैलकुलेट वाला क्या करेगा, कैलकुलेट द डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है बच्चों, क्राइटेरिया ये है कि लेस देन और इक्वल टू 1000 पे आपको 5% का डिस्काउंट देना है। मतलब कि अगर देखिए यहाँ देखिए वॉइड इनपुट में मान लीजिए यूजर ने कॉस्ट में लिख दिया 1500, कॉस्ट की वैल्यू दे दी 1500, तो यहाँ पे देखिए अगर कॉस्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10,000 होगी, कॉस्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10,000 होगी, तो 5% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसे आप समझ लीजिए कि आपने एक दुकान पे गई है और आपने
उस दुकान का जो बिल बना है वो आपका 1500 बना है, ठीक है। तो उस दुकान की क्राइटेरिया ये है कि अगर आपका बिल 10,000 से कम बनता है तो आपको 5% हम डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। अगर आपका बिल 20,000 के अंदर में रहता है, मतलब 10,000 से ज्यादा और 20,000 के अंदर में, लाइक अराउंड 15,000, तो वो आपको दुकान वाला 10% डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। आपने जितना भी परचेस किया उसको 10% डिस्काउंट देगा। और अगर आपका बिल 20,000 से 35,000 के बीच में है तो आपको 15% का डिस्काउंट दे देगा, वो आपको 15% का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। और अगर आपका बिल 35,000 से ज्यादा है तो वो आपको 20% का डिस्काउंट दे देगा, ठीक है। 20% का डिस्काउंट दे देगा। तो ये था सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी के लिए आप बस एक काम करिएगा, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं और ये जितने भी फंक्शंस हैं इसको बस आप क्लास में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका हम लोग कोडिंग वाला पार्ट जिसमें कि एक्चुअली में पूरा का पूरा कोड किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों।